सो क्या हाल चाल। सब ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर्स, है ना। ये 10th का जो भी मैं मैथ्स के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर रहा हूँ। ये हालांकि चैप्टर 1 है बट मैं अभी बीच में गया, है ना। ओके। तो रियल नंबर्स का मतलब ही यही है कि सच नंबर्स, मतलब जो नंबर्स रियल है। ठीक है। क्या ऐसा कोई नंबर्स है जो कि नहीं है? हाँ, ऐसा भी होता है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है, पर आपको उससे कुछ लेना देना ऐसा नहीं है ना। आपको जो भी जानना है, जैसे भी जानना है, मोस्ट ऑफ द टाइम रियल नंबर से जानना है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का आइडिया आएगा जब आप 11th या फिर 12th जो भी बोल सकते हो वहां पे आएगा। अभी के लिए रियल के साथ ही डील करना है ना। ओके। तो रियल नंबर्स होता क्या है? सारे नंबर्स जो भी आप सोच सकते हो वो सारे रियल नंबर्स, है ना। या फिर सारे नंबर्स जो भी आप नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हो वो सारे रियल नंबर्स है। ठीक है। ओके। तो रियल नंबर्स का वेराइटी जो होता है या फिर टाइप्स जो होता है वो दो में होता है। एक होता है रैशनल, एक होता है इररेशनल। रैशनल मतलब आपको ऑलरेडी पता रखा है, मतलब समझा रखा है कि P बाय Q फॉर्म में होना चाहिए और Q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये एक तरीका हो गया डिफाइन करने का। दूसरा तरीका ये है कि रैशनल नंबर वो है जो कि या तो टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो। मतलब या तो नंबर कुछ ऐसा दिख रहा है कि 0.375, बस इसके आगे कुछ नहीं है। या फिर वो नंबर को अपन डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा 0.397 रेकरिंग, मतलब 0.397, जीरो, मतलब 397 ऐसे करके रिपीट हो रहा है। अगर कोई एक फिक्स्ड नंबर्स रिपीट हो रहा है तो वो हो जाता है रिपीटिंग। और अगर कोई एक फिक्स्ड नंबर जाके कहीं पे रुक जा रहा है, इसके आगे और कुछ नहीं आ रहा, तो वो होता है टर्मिनेटिंग। वैसे बात है, टर्मिनेटिंग मतलब रुक जाना या फिर खत्म हो जाना। रिपीटिंग मतलब रिपीट होना, एक फिक्स्ड पैटर्न। ठीक है। तो ये सारे नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है। मतलब कोई भी नंबर को अगर मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ तो वो रैशनल है, अगर नहीं लिख सकता तो वो इरेशनल है। सिंपल है। ठीक है। ओके। अब रैशनल नंबर में उसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें भी सब वेराइटीज होता है। एक तो पी वाई क्यू वाला वो हो गया। अगर वो नंबर्स ऐसे कुछ दिखे, -2, -8, 3, 7, ये सारे इंटीजर्स है ना। अब इंटीजर्स का भी दो होता है, मतलब एक होता है नेगेटिव नंबर्स या फिर नेगेटिव इंटीजर्स जो कि -2, -3, -4 ऐसे करते करते -1 तक। ठीक है। क्या कुछ गया आपने? ओके। और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 1, 2, 3, 4, जिसको अपन नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जिसको अपन नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। आप बोलोगे अच्छा तो होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ये सब। अच्छा तो क्या जीरो पॉजिटिव या नेगेटिव है? जीरो ना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर उसको दोनों बोल सकते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ नॉन नेगेटिव, इसका मतलब जीरो प्लस सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर मैं बोल रहा हूँ कि नॉन पॉजिटिव, हालांकि कोई बोलता नहीं है ये, तो वो हो जाएगा सारे नेगेटिव इंटीजर्स प्लस जिप। ठीक है। तो नॉन नेगेटिव अगर बोल रहा हूँ, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो वो हो जाएगा 0, 1, 2 ये कर गया, इसको अपन होल नंबर्स बोले। क्लियर है? ओके। अब दो चीज होता है, प्राइम और कॉम्पोजिट, है ना। तो मान लो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। 19, 28, 121। अब मुझे बताओ कि इनमें से प्राइम कौन? बिल्कुल सही, 19 प्राइम है। क्यों? क्योंकि इसके दो ही फैक्टर्स है, 1 और द नंबर इटसेल्फ। ठीक है। क्या 28 प्राइम है? 28 प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके दो से ज्यादा फैक्टर्स है। 3, 4, 5, 10 कुछ भी चलेगा, बट दो से ज्यादा होना चाहिए। 28 का एक तो हो गया 4, एक हो गया 7, एक हो गया खुद 28, फिर 1, 2 ऐसे बोल सकते हैं अपन। ओके। 121 प्राइम है या कॉम्पोजिट है? बिल्कुल सही, कॉम्पोजिट है। क्यों? क्योंकि 11 का स्क्वायर है। तो 11 एक नंबर हो गया, फिर 1, सॉरी 11 तो लिखा ही है, बस फिर 1, फिर 121। ठीक है।
तो ये भी कॉम्पोजिट है ना। ओके, ठीक, ये हो गया। अब थियोरेटिकल चीज़ें तो हो ही गया, अब डायरेक्ट सवाल पे मूव करते हैं। हाँ, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स पीएफ्स, मतलब प्राइम फैक्टर्स, है ना। आपको पीएफ नहीं दे रखा होगा क्वेश्चन में, मैं आलसी हूँ इसीलिए पीएफ लिख दिया, बट आपको प्राइम फैक्टर्स दे रखा होगा कि आपको कोई नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकालना। तो उसका बहुत सिंपल मेथड है जो कि आपको ऑलरेडी पता हो रखा होगा, शायद नहीं पता है तो देख लो। तो वो ये हो जाएगा, आप ये नंबर लिख देना 5005, फिर एक प्राइम नंबर सोचना जो कि इससे डिविजिबल है। ऑब्वियस सी बात है, अगर यूनिट डिजिट पे 5 है तो मुझे दिख रहा होगा कि ये 5 होगा, मतलब 5 से डिवाइड होगा। सो 5 हो गया 1001, है ना। और किससे डिवाइड हो रहा है, ये 11 से हो रहा है क्या? नहीं, तो 1001 रख लेते हैं, है ना। ये प्राइम नंबर है, क्या बता, है शायद। ओके, तो 1001 इंटू 5, ठीक है। ओके, 156, 156। इसको अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ तो वो कुछ ऐसा लगेगा, पहले से 2 से डिविजिबल, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18, 39। ये जा रहा है 3 से 1 3, फिर जा रहा है 13 से तो 13। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, या फिर 2 स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर इंटू 3। सही है, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट सवाल, हम्म वेरीफाई द रिलेशन। अच्छा, आपको मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ये रिलेशन आपको याद करना है कि अगर मान लो कोई दो नंबर दे रखा है, उसका एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है और दोनों नंबर पता है, तो उनके बीच में जो रिलेशन है वो ये हो जाएगा कि एचसीएफ ऑफ दोज टू नंबर्स इंटू एलसीएम ऑफ दोज टू नंबर्स इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन या फिर प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स, ए इंटू बी। ठीक है, ये हमेशा ट्रू करता है, मतलब ये रिलेशन ट्रू होल्ड करता है। ठीक है, अब एचसीएफ का मतलब पता ही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम हो जाएगा लोएस्ट कॉमन फैक्टर, नहीं मल्टीपल। ओके, ठीक है। अब सवाल देखते हैं कि वेरीफाई द रिलेशन, ये जो भी रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। आपको दो नंबर दे रखा है 510 और 92। पहले तो इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं। एक नंबर है 510, पहले को अपन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये 5 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, आप कुछ भी ले लो। 4, 510, 5 2 55, फिर 5 5 1 51, 51 3 से जा रहा है, 3 1 7, 17 तो प्राइम नंबर है, 17। तो मैं 510 को 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 17, मतलब 17 का स्क्वायर ऐसे लिख दूँ, चलेगा? बिल्कुल चलेगा, है ना। फिर नंबर है 92, तो 92 के साथ भी यही करते हैं, ये हो गया 510। अगर 92 के साथ भी यही हरकत कर रहा हूँ तो ये 2 गया, 4 8, 2 6 12, 2 2 3, 23 प्राइम नंबर, शायद नहीं, नहीं हाँ प्राइम नंबर है, सही है, 23। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 2 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 23 इंटू 23 मतलब 23 का स्क्वायर। सो 92 को अपन ऐसे लिख दे 2 स्क्वायर इंटू 23 का स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो बस इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। सही है, ओके, तो बस अभी इसका एच सी एफ निकालते हैं, एच सी एफ। अब ये देख के समझ में कैसे आता है, मतलब एच सी एफ कैसे निकालते हैं अपन। तो बहुत ईजी है, अपन देखेंगे कि दोनों में क्या क्या फैक्टर्स कॉमन है। 2 कॉमन है और कुछ नहीं, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, है ना। अब देखेंगे कि दोनों 2 जो है उनमें से पावर जो है वो किसका मिनिमम है। ऊपर वाले का मिनिमम है कितना है, 1 है, मतलब इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो अपन मिनिमम वाले को लेंगे 1। तो इसका जो एच सी एफ है वो 2 आ गया। ठीक है, अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम एचसीएफ का बिल्कुल ऑपोजिट होता है कि जो जो नंबर से प्राइम नंबर्स सारे को लिख दो। तो ऊपर से 2 मिल गया,
5 मिल गया, 3 मिल गया, 17 मिल गया, फिर 23। ठीक है। अब 2 का यहाँ पे 2 to the power 1 है, सेकंड में 2 to the power 2 है, तो कौन सा लूँ? एलसीएम में मैक्सिमम ले सकते, तो 2 स्क्वायर। 5 का 1, मतलब 1 तो है ही, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 3 का 3 ही रहेगा, 17 का स्क्वायर हो जाएगा, 23 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया एलसीएम। ठीक है। ओके। तो बस अभी रिलेशन वेरीफाई करता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 92 और 510, 92 इंटू 510, दिस शुड बी इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, मतलब 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर, सॉरी प्लस इंटू इंटू 23 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 0 2 6 और 6 + 9 कितना होता है? 55, शायद ही आ रहा है। एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। 0 2 9, आई मीन हाँ ठीक है, सही है। फिर 92 इंटू 5 होता है 460, 460 प्लस 9, 469, सॉरी। 920, 920 प्लस 92 इंटू 5, 10, 0 1 5 9 47 46। ओके। ठीक है, तो ये हो जाएगा 46920। ठीक है। अरे क्या हो रहा है? ओके, इसका आंसर आ जाएगा 46920। आप कैलकुलेट से कैलकुलेट करके देख लेना, अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो। मुझे तो सही लगा। ठीक है। तो दोनों तरफ वही आएगा, इधर भी 46920। ओके। ओके, नेक्स्ट। एक्सप्लेन वाई ए एंड बी आर कॉम्पोजिट नंबर्स। अच्छा, यहाँ पे एक नंबर दे रखा है ए, जो कि 7 इंटू 11 इंटू 13 है, प्लस 13 है। बी जो है वो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 5, ऐसा दे रखा है। ठीक है। तो अगर कोई एक नंबर कंपोजिट है, इसका मतलब उसका दो से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, है ना। तो एक तो होता है नंबर इटसेल्फ, एक होता है 1, ये तो सबके ही फैक्टर्स है, तो उसका तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं। इनके अलावा अपन को कुछ ढूंढना है। ठीक है। तो पहला नंबर देखते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब मुझे बताओ, क्या इसका एक फैक्टर 1 है? बिल्कुल है। क्या इसका एक फैक्टर नंबर इटसेल्फ है? हाँ बिल्कुल है। क्या वो नंबर 13 है? नहीं, कुछ बड़ा ही होगा उससे। ये प्लस 13, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ बड़ा नंबर होगा उससे। ओके। तो ये दोनों फैक्टर्स मिल गए। अब अगर मैं अच्छे से ध्यान से देखूं, तो यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी 13 है। तो क्या मैं 13 कॉमन ले लूं? बिल्कुल ले लूं। 13 हो 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है। तो ये हो गया 13 इंटू 7 7 प्लस 1 78। तो ये तो खैर इग्नोर करो। अब इसका देखो, ये 13 है, तो अपन ने अभी देखा कि ये नंबर 13 से बड़ा है, तो मतलब 13 के बराबर तो नहीं हो सकता। अगर 13 के बराबर नहीं है, फिर भी एक फैक्टर इसका 13 आ रहा है, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर। तो मुझे समझ में आ रहा है कि इसका दो से ज्यादा फैक्टर्स है, तो इसका मतलब ये कॉम्पोजिट है। ठीक है। और हालांकि अभी 78 को भी देख के बोल सकते हो कि 2 भी एक फैक्टर है, जो कि है बिल्कुल, इसमें कुछ गलत नहीं। ठीक है। ओके। फिर नेक्स्ट वाला, 7 इंटू 6 इंटू 5, ये था ए। नेक्स्ट वाला क्या है? बी, जो कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 5, है ना। ओके। यहाँ पे भी आइडिया वही है कि इसका फैक्टर एक 1 होगा, बिल्कुल सही 1 होगा। एक द नंबर इटसेल्फ होगा, जो कि 5 से बड़ा है।
ठीक, क्योंकि ये पॉजिटिव कुछ इंटीजर आएगा, +5 कर रहा हूँ तो 5 से बड़ा ही होगा, ऑब्वियस सी बात। पर अगर ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 कॉमन चला जाएगा, ले लेते कॉमन 5। 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 तो चला गया, 4 इंटू, बहुत दुख की बात है, इंटू 1 +1। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इसको मैं देखूँ तो ये कुछ एक नंबर इंटू 5 हो रहा है, तो मतलब इस नंबर का एक फैक्टर 5 भी है ना। तो अगर इस नंबर का दो फैक्टर 1 और नंबर इटसेल्फ प्लस और एक फैक्टर 5 आ गया, अब उससे ज्यादा हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना देखना है कि वो कॉम्पोजिट है या नहीं है। तो है, क्योंकि 5 भी एक फैक्टर है। ठीक है, तो ये दोनों कॉम्पोजिट है, ऑलरेडी मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक, आपको स्टेटमेंट वाइज लिखना है, मैंने ऐसे ही बताया। ओके, प्रोसीजर है ये। नेक्स्ट, वर्ड प्रॉब्लम। अच्छा हाँ, वर्ड प्रॉब्लम बताने से पहले आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको एक कंफ्यूजन हमेशा रहेगा, हमेशा, कि मैं उस वर्ड प्रॉब्लम में जो भी निकालने बोला है, मैं HCF निकालूं उसका या LCM निकालूं, ये कंफ्यूजन हमेशा रहेगा। तो उसको दूर करने के लिए सबसे, मतलब ऐसे सोचना सही नहीं होगा, बट आंसर तो सही आ रहा है ना उससे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ूंगा, अगर समझ में आ रहा है HCF की LCM है तब तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं सीधा देखूंगा कि मुझे जो आंसर चाहिए क्या वो गिवन नंबर से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो LCM आएगा, अगर छोटा नंबर चाहिए तो HCF आएगा। मतलब मुझे कुछ नंबर्स दे रखा है क्वेश्चन में, इंफॉर्मेशन वाइज ABC, है ना, और मुझे जो भी सोल्यूशन है वो तो या तो HCF होगा या फिर LCM होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। पता कैसे चलेगा कि मैं क्या निकालूं? वो ऐसे पता चलेगा कि मेरा जो आंसर है, आप उससे कॉमन सेंस से ये आइडिया लगा लेना कि जो आंसर है वो इन तीनों नंबर से बड़ा आना चाहिए या छोटा आना चाहिए। अगर जो भी आंसर है वो कायदे से इन तीनों से बड़ा आना चाहिए तो अपन LCM को चूज करें, अगर छोटा आना चाहिए तो अपन HCF को चूज करें। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ये सवाल देखते हैं। देर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, तो कोई एक सर्कल वाला स्पोर्ट फील्ड है ना, ऐसे कुछ, यहाँ पे भागते हैं लोग। Sonia takes 18 minutes to drive one round the field, okay, while Ravi takes 12 minutes for the same. Okay, suppose both start at the same point, at the same time, and go in same direction. After how many minutes they will meet again? Okay, okay. तो कुछ अलग कलर कर लेते हैं। ये वो सर्कुलर फील्ड है, मतलब फील्ड के अराउंड सर्कुलर ट्रैक है ना, ऐसे कर लेते हैं। ओके, ये सर्कुलर ट्रैक हो गया। बैकग्राउंड नॉइस को प्लीज इग्नोर करना, कुछ कर नहीं सकते मैं। ओके, ये हो गया। फिर ओके, यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे सोनिया और रवि स्टार्ट कर लिए, मान लो वो वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। दिस सर्कुलर स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड। सोनिया 18 मिनट्स लेती है, और कौन है, रवि, रवि लेता है 12 मिनट्स, है ना। ओके, सेम पॉइंट पे सेम इंस्टेंट पे दोनों ने स्टार्ट किया, तो सोनिया इसको कवर करने में 18 मिनट्स लेती है, रवि इसको कवर करने में 12 मिनट्स लेता है। ठीक है, तो मुझे पहले ये बताओ, क्या एक राउंड कंप्लीट होने से पहले ये दोनों कभी मीट करेंगे? बताओ, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 12 मिनट्स में सोनिया मान लो यहां तक पहुंच रही है ना, और दोनों ने साथ में स्टार्ट किया, तो रवि हमेशा आगे ही रहेगा, है ना। अगर दोनों साथ में स्टार्ट कर रहे हैं और रवि को कम टाइम ले रहा है, रवि जो है वो कम टाइम ले रहा है, मतलब रवि हमेशा आगे रहेगा, तो रवि को तो एटलीस्ट पूरा राउंड कवर करने के बाद ही सोनिया से फिर से मिलने का मौका मिलेगा, है ना। ओके, तो इसका मतलब एटलीस्ट ये तो समझ में आ रहा है कि जो भी मेरा आंसर आएगा रवि से तो बड़ा हो। ठीक है, तो इससे आप डायरेक्टली ये सोच लेना कि मुझे LCM निकालना, अगर जो भी दो नंबर दे रखा है उसमें से कोई भी नंबर से भी मुझे जो आंसर चाहिए वो बड़ा आ रहा है, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि मुझे LCM ही निकालना है उसका। ठीक है, तो क्लियर है भाई?
मतलब रवि का 12 मिनट्स ले रहा है, तो 12 मिनट्स कंप्लीट होने से पहले तो वो सोनिया से नहीं मिल रहा है, ऑब्वियस बात है, क्योंकि पीछे के डायरेक्शन में वो जाएगा नहीं। कंप्लीट करने के बाद ही फिर से सोनिया से मिलेगा शायद। ओके, शायद मतलब मिलेगा ही डेफिनेटली, बट कब मिलेगा वो तो रवि के ऊपर है ना, या फिर सोनिया के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, फालतू बकवास बहुत कर रहा हूँ मैं। तो पॉइंट ये है कि मुझे एलसीएम निकालना। सो 12 को मैं ऐसे लिख दूं कि 2 into 2 into 3 विच इज 2 स्क्वायर इंटू 3, और 18 को 2 into 3 into 3 विच इज 2 into 3 स्क्वायर। तो एलसीएम क्या आएगा, पहले तो एलसीएम जो है दोनों का जो भी प्राइम फैक्टर है वो लिख लो, 2 हो गया और 3 हो गया, है ना। फिर हाईएस्ट पावर लिख लो, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, सो 4 into 9, 36। ठीक है, तो 36 मिनट्स बाद ये दोनों फिर से मिलेंगे, उसके बाद फिर से मिलेंगे, उसके बाद फिर से मिलेंगे, ये चलता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम से मिलते रहेंगे, जब तक कि वो घूम रहे हैं तब तक वो मीट करते रहेंगे। ठीक है, ओके, ये तो था रवि और सोनिया की कहानी। नेक्स्ट, ओके, ये एक फिक्स्ड प्रोसीजर आपको फॉलो करना ही है, ये फॉलो कर डाला तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, ओके, पता है राइम नहीं हुआ, बट क्या कर सकते रूट 5 इरेशनल है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक थ्योरम है जो कि बताता है, मान लो अगर पी स्क्वायर जो है वो कोई नंबर ए से या फिर कोई प्राइम नंबर ए से डिवाइड हो रहा है, तो उस प्राइम नंबर से पी भी डिवाइड होगा। मतलब अगर ए परफेक्टली पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है ए से डिवाइड करने के बाद पी स्क्वायर को, ठीक है, तो ए जो है वो पी को भी डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 0 ही आएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, ठीक है। ऐसा क्यों? अगर आपको प्रूफ चाहिए, मुझे पता है प्रूफ हालांकि, पर अगर आपको प्रूफ चाहिए उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, तो आप कमेंट्स पे डाल देना कि सर प्रूफ चाहिए, तो मैं बना दूँ। ओके, अगर नहीं चाहिए तो रहने दो फिर। ठीक, ओके। रूट 5, पहले तो मुझे प्रूफ करना है कि रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं रूट 5 को रैशनल एज्यूम कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा है बट यही प्रोसेस है। तो मान लो रूट 5 को मैंने रैशनल एज्यूम कर लिया, तो मान लो ये पी बाई क्यू वाले फॉर्म में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और पी बाई क्यू जो है वो पी और क्यू दोनों को प्राइम है ना। को प्राइम मतलब कि आपस में दोनों में कोई एक प्राइम फैक्टर नहीं आना चाहिए। मतलब लेट्स से मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 4/6, क्या ये दोनों को प्राइम है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 4 का एक फैक्टर 2 है, 6 का फैक्टर एक 2 है, तो दोनों का एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 2, तो ये दोनों को प्राइम नहीं है। ओके, 2 और 3, क्या ये दोनों को प्राइम है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि वैसे भी 2 और 3 का कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, कॉमन ही फैक्टर है 2 और 3 ऐसे ही प्राइम है। ठीक है, तो ये दोनों को प्राइम है, बिल्कुल सही। और एक कुछ एज्यूम करता हूँ, मान लो 25 और 4, अब ये दोनों इंडिविजुअली प्राइम तो नहीं है, क्योंकि 25 का 5 एक प्राइम फैक्टर है, 4 का एक प्राइम फैक्टर 2 हो गया, बट आपस में इन दोनों का कोई भी फैक्टर नहीं आ रहा है कि कोई एक नंबर जो कि प्राइम नंबर जो कि 25 को भी डिवाइड करता हो और 4 को भी डिवाइड करता हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो ये दोनों को प्राइम हो। ठीक है, समझ में आया? तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ पी बाई क्यू फॉर्म में लिख रहा हूँ, और पी और क्यू जो है वो को प्राइम। ओके, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो 5, अरे यार, कलर कलर कलर, हाँ, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, है ना। तो मैं पी स्क्वायर को 5 टाइम्स क्यू स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा, उससे क्या पता चला कि पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब पी को भी 5 डिवाइड करेगा। सही है, कुछ गलत तो नहीं बोला? नहीं। तो अगर p को 5 डिवाइड कर रहा है, तो क्या मैं p को 5 टाइम्स a लिख दूं, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। ओके, अभी वही काम फिर से करते हैं। सो रूट 5 इक्वल्स टू p को 5 टाइम्स a लिख दिया बाय q। ओके, तो अभी स्क्वायर कर रहा हूं, सो q स्क्वायर, इसको अलग कलर से कर लेते हैं, समझाने में इजी पड़ेगा मुझे। सो रूट 5 इक्वल्स टू 5 टाइम्स a बाय q, स्क्वायरिंग कर रहा हूं, सो 5 इक्वल्स टू 25a बाय
25a² बाय q²। तो 25a² इक्वल्स टू 5q², है ना। तो q² इक्वल्स टू 25a² बाय 5a²। ठीक, इसका मतलब q² को कोई एक नंबर जो कि 5a² फॉर्म में है वो डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब अगर q² को 5 डिवाइड कर, अगर 5a² फॉर्म में है तो ऑब्वियस सी बात है 5 डिवाइड कर ही रहा है, एक फैक्टर 5 है ना। तो q को भी 5 डिवाइड करेगा। तो क्या मैं q को ऐसे लिख दूं कि 5 टाइम्स b? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो मैंने क्या एज्यूम किया था कि √5 जो है वो p/q फॉर्म में है, क्योंकि वो रैशनल है, मैंने एज्यूम किया था। और p और q जो है वो को प्राइम है, पर p यहां पे 5a आ रहा है और q यहां पे 5b आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है जो कि 5 है ना। अब मैंने पहले को प्राइम एज्यूम किया था, पर अभी यहाँ पे कुछ कॉमन फैक्टर आ गए, तो ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। इसीलिए जो अपन ने एज्यूम किया था कि √5 जो है वो p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो लिखा नहीं जा सकता, है ना। तो इसका मतलब √5 जो है अगर p/q फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, जहां पे q 0 के बराबर नहीं है, तो अपन उसको बोल सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये रैशनल नहीं है। ठीक है, ओके, ये हो गया। ऐसे करते हैं। नेक्स्ट, 3 + √5 इज अ इरेशनल नंबर। सेम प्रोसेस, कुछ है ही नहीं। हालांकि इसमें ऐसे भी कर सकते हो कि √5 को इरेशनल प्रूफ कर दो, फिर अपन बोल लेंगे कि रैशनल प्लस इरेशनल हमेशा इरेशनल देता है। ये एक तरीका हो गया, बट यहाँ पे एक ही लाइन में आपका आंसर मिल गया, जिससे कि क्वेश्चन जो बनाने वाला है या वाली जो भी है उसको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उसने 3 मार्क दे रखा होगा उस, है ना। तो 3 मार्क्स के लिए कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा, तो वो पिछला वाला मेथड ही कर लेते हैं। सो 3 प्लस कलर कुछ अलग ले लेते हैं, 3 + √5। इसको पहले रैशनल एज्यूम कर लो, तो ये p/q फॉर्म में आ गया, जिसमें कि p और q को प्राइम है। ये आपको लिखना है, मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करना है कि जो रूट ओवर वाला है उसको एक तरफ छोड़ दो, बाकी सबको एक तरफ ले लो। तो ये हो गया √5 इज इक्वल्स टू p/q, पहले से था 3 इधर आ गया, तो -3। ओके, ओके। तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, √5 इज इक्वल्स टू p, एलसीएम निकाल के -3q/q। तो √5 का स्क्वायर 5 इक्वल्स टू p -3q/q का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर बाय इसका स्क्वायर। समझ में आ गया, ओके। सो 5q², क्यों, क्योंकि नीचे यहाँ पे q² है, इसको यहाँ चला गया तो मल्टीप्लाई हो गया। सो 5q² इक्वल्स टू a - b का होल स्क्वायर, सो b² प्लस 9q² -6pq। क्यों, क्लियर है, ओके। तो ठीक है, q वाले को एक तरफ कर लो, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, 6, सॉरी, -6pq प्लस p² इक्वल्स टू माइनस, अच्छा, इसको ऐसे नहीं करते, एक काम करते, इजी मेथड रिलेटिवली, इससे भी हो जाएगा, बट थोड़ा सा इजी मेथड लेते हैं। यहाँ पे देखो, तो अभी यहाँ पे ये ऐसे फॉर्मेट में आ गया, ठीक। तो मुझे ये बताओ कि p-3q जो है वो, है ना, और q जो है वो, ये दोनों इंटीजर्स है, ठीक है, दोनों ही इंटीजर्स है, ठीक। अभी √5 जो है वो अपन को ऑलरेडी पता है कि इरेशनल है। अगर इरेशनल है तो दोनों का को फैक्टर्स नहीं आना चाहिए, क्यों, सही बात है कि अगर ये दोनों इरेशनल है तो इन दोनों का को फैक्टर्स नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो p-3q/q जो है, इनमें से ये दोनों को प्राइम होना चाहिए, ठीक, ओके। तो अगर ये को प्राइम है, पता नहीं है नहीं, बट बोल लेते को प्राइम है, तो इसको अपन वही जो मेथड में कर रहा था स्क्वायरिंग करके, अभी स्क्वायरिंग कर सकते हैं कि 5
क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी माइनस 3q का होल स्क्वायर। तो इससे 5q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर माइनस 6pq, है ना। तो ये बाकी सब इधर ले लेता हूँ, 6pq माइनस था प्लस हो गया, फिर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4q स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब 6pq माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 4q का स्क्वायर, है ना। ओके, तो इसका मतलब ये जो पूरा चीज है ये 4 से डिविजिबल है ना। तो अगर 4 से डिविजिबल है तो 2 से भी डिविजिबल है, ठीक, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब 6pq माइनस पी स्क्वायर जो है वो 2 से तो डिविजिबल है, और इसको अपन ऐसे 2k टाइप्स कुछ फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये एक इंटीजर है, इंटू 6 कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या, इंडिविजुअली ये 2 से डिविजिबल है ना। तो इंडिविजुअली अगर मैं देखूं तो 6pq का 6 के वजह से ये 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब पी स्क्वायर जो है वो भी 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा, तो पी स्क्वायर जो है वो भी 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा, तभी जाके टोटल नंबर 2 से डिविजिबल होगा ना। मैं ऐसा थोड़ी बोल सकता हूँ कि मान लो ऐसे बोल दिया कि 4 माइनस 3, अब 4 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 4 माइनस 3 भी 2 से डिविजिबल होगा, जरूरी थोड़ी है ना। पर अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 4 माइनस 2, तो 4 भी 2 से डिविजिबल है, 2 भी 2 से डिविजिबल है, तो दोनों मतलब जो टोटल नंबर है वो भी 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये क्रक्स निकाल सकता हूँ कि पी स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब पी भी 2 से डिविजिबल है ना। ओके, तो इसका मतलब पी को मैं 2, क्या लिख लूँ, ए लिख लूँ, ठीक है, ए लिख देता हूँ, 2a फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ओके, तो बस अभी वही करते हैं फिर, p को 2a फॉर्म में लिख लेता हूँ, फिर से वही नंबर कि √5 इज इक्वल्स टू p माइनस 3q, पता है थोड़ा लंबा जा रहा है, p मतलब 2a माइनस 3q डिवाइडेड बाय q, q q q q q, नहीं उसका ऐसे डायरेक्ट वो वाले ही नंबर ओरिजिनल नंबर पे ले लेते हैं कि 3 प्लस √5, 3 प्लस √5 इक्वल्स टू p बाई q, सो 2a बाय q, है ना। ओके, अब इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग मतलब पहले अरेंज करके स्क्वायरिंग करेंगे। सो √5 इक्वल्स टू 2a माइनस 3q डिवाइडेड बाय q, ठीक है। अब स्क्वायरिंग कर लो तो नेक्स्ट पेज जाना पड़ेगा, एक सेकंड इसको क्लियर कर लो। हाँ, तो √5 इक्वल्स टू 2a माइनस 3q, 2a माइनस 3q डिवाइडेड बाय q, q। ओके, तो √5 का स्क्वायर 5 होता है, 2a माइनस 3q इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 4a स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर माइनस 12a क्यूब डिवाइडेड बाय q स्क्वायर, तो उधर चला गया 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर माइनस 12a क्यूब। तो 4a स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, सो माइनस 4a स्क्वायर, माइनस 12a क्यू को लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, सो प्लस 12a क्यू इक्वल्स टू 5q स्क्वायर को उधर ले रहा हूँ, सो 9q स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4q स्क्वायर। क्लियर है? ओके, तो इसका मतलब 12a क्यू माइनस 4a स्क्वायर, ये जो है इसको मैं 4q स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। तो इसका मतलब q स्क्वायर जो है वो 4 से डिविजिबल है, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ q स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है, अगर 4 से है तो 2 से भी होगा, है ना। तो इसका मतलब q जो है वो भी 2 से डिविजिबल है, मतलब q को मैं ऐसे लिख दूँ 2 टाइम्स b, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो मेरा जो नंबर था 3 प्लस √5,
इसको मैं एज्यूम किया था p बाय क्यू। p का मेरा आ गया 2a, q का आ गया 2b। तो इन दोनों को मैं को प्राइम एज्यूम किया था, पर यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर आ गया, है ना। तो इसका मतलब को प्राइम जो एजम्पशन मैंने लिया था वो गलत था। इसका मतलब जो मैंने रैशनल एजम्पशन लिया था वो भी गलत था। तो हेंस ड्यू टू दिस कॉन्ट्राडिक्शन 3 प्लस रूट 5 जो है वो इरेशनल है। ठीक है, समझ में आ गया। तो बस मोरलेस ये सारे पैटर्न्स के जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर में आ सकते हैं वो मैंने ले लिए। इतना ही था, इजी था, है ना। तो आपको ये दोनों फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा कि जो रूट 5 इरेशनल है, रूट 2 इरेशनल है, रूट 3 इरेशनल है, इसको प्रूव करो ये, या फिर ये वाला जो 3 प्लस रूट 5 जो भी। अभी मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिख रहे हो कि रैशनल है इरेशनल है 3 प्लस रूट 5 का। अगर आपको मार्क्स 1 मार्क्स का है तो रूट 5 इरेशनल है, तो कोई भी रैशनल नंबर पर इरेशनल नंबर इरेशनल होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू।